नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ की खास पेशकश, जिस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहराइच में जो मामला निकलकर सामने आया, उसको लेकर हिंसा, आगजनी जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हरदी थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था और मूर्ति विसर्जन में शामिल एक युवक को गोली लग गई थी। घायल युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा जो है वो चरम सीमा पर है और पुलिस जो है उस हिंसा को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। शव को रखकर लगातार आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। इस तरीके की स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। शिवा शर्मा, संवाददाता लखनऊ से। मनोज मानस, संवाददाता बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह जी, नेता बीजेपी बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और शुरुआत मनोज मानस जी आपसे करते हैं। स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। एक और जहां ये कहा जा रहा है कि शासन स्तर से इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धरातल पर तस्वीर आज मनोज जी कुछ और नजर आ रही है। कल विसर्जन के दौरान जो बहराइच में घटना घटी, उसके बाद से जिले के जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। मैं अगर घटनाक्रम की अगर बात करूं तो घटनाक्रम विसर्जन के दौरान जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के द्वारा पथराव किया गया और पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज और भगदड़ में मुस्लिम पक्ष के जो अब्दुल हमीद मनोज महाराज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं, संवाददाता लखनऊ से। शिवा, अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि शासन स्तर से अभी हाईकमान की तरफ से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं और जिस तरीके से हिंसा हो रही है, पुलिस उस हिंसा को रोक भी नहीं पा रही है क्योंकि कोई कमांड ही नहीं है। अनम्यूट कीजिएगा पहले तो। हुई है और इसी का खामियाजा आज सुबह तक पुलिस वालों को भुगतना पड़ रहा है कि तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने कल रात के बाद से एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मौत पर जिस तरीके से गुस्साए हुए लोग हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने फिर से उस चौराहे पर शव रख करके प्रदर्शन करने के बाद आगजनी शुरू कर दी है। तो अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है कि जो कम्युनल राइट हुआ है, हिंदू मुस्लिम के बीच में पत्थरबाजी, आगजनी और एक लोगों की मौत, राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद से इसमें राजनीति भी बहुत ज्यादा आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस उस स्थिति को संभालने के लिए बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पा रही है। कल जिस तरीके से एसपी के बीच बचाव के बाद में जब डीआईजी ने उस इलाके में कैंप किया, डीआईजी देवी पाटन जो रेंज के हैं, उसके बाद भी स्थिति काबू नहीं पाई गई। कल रात में भी आगजनी हुई थी, लोगों पर लाठीचार्ज हुई थी, विसर्जन मूर्तियों को जब रोक दिया गया था उसके बाद जबरन पुलिस विसर्जन कराने में लगी हुई थी। ये कह रही थी कि रात में ही आप लोग विसर्जन करिए और इस घटना का वो अनावरण करेंगे। इस पूरे मामले पर तो 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है और पुलिस का कहना है कि जो अब्दुल हमीद है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम में, उसको उन्होंने हिरासत में ले लिया और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो ग्राउंड पर नहीं सुधरी है। बहराइच में अभी भी हालात जो है वो बहुत नाजुक है और किसी भी तरीके की जवाबदेही पुलिस अफसरों के पास नहीं है। उनका कहना है कि वो इलाके में कैंप कर रहे हैं, पीएसी की टुकड़ियां लगाए हुए, लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट है वो इलाके में निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं बहराइच के अंदर वो बहुत सामान्य नहीं है। अभी भी कहा जाएगा कि स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। दो संप्रदाय के बीच में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये जो हिंसा भड़की है कल, उसकी तस्वीरें आज अभी भी हमको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें शिवा, जिस तरीके की स्थिति बहराइच में देखने को मिल रही है वो देखिए काफी शर्मनाक है और जिस तरीके की स्थिति अभी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है और आगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। ऐसे में शासन स्तर से किसी तरीके के कोई कमांड क्यों नहीं दिया जा रहा, ये भी सवाल है अपने आप में। और पुलिस को ये भी कहीं ना कहीं पता करने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो इस तरीके का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, फौरी तौर पर पुलिस ने जो अपनी लोकल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरा कर लिया है कि एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 6 लोग नामजद हैं, 4 लोग अज्ञात है, उसमें से 1 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन एक बड़ा कम्युनल वायलेंस अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं लखनऊ से भी पुलिस के बड़े अफसरों को जाना चाहिए, वहाँ पर कैंप करना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान ले लिया, उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए पोस्ट करके कहा है कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और दुर्गा पूजा पे विसर्जन में जो इस तरीके का सौहार्द बिगाड़ने का जिन लोगों ने भी काम किया उनको पुलिस चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर मुकदमा करेगी। लेकिन परिवार के लोग असल कार्रवाई इस चीज को चाहते हैं कि जितने भी लोग उस पूरे घटनाक्रम में दोषी हैं, पहले तो उनको फांसी की सजा हो और दूसरा एक्शन बुलडोजर का हो, सभी आरोपियों के घर में बुलडोजर चले। क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो है कल जैसे महाराजगंज कस्बे में देखने को मिली कि पत्थरबाजी हुई, गोलीबाजी हुई, कई लोग घायल हुए, जिसमें 1 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद चाकूबाजी भी हुई। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो राम गोपाल मिश्रा की आई है उसमें गोली लगने से तो उसकी मौत हुई है, लेकिन उसके शरीर पर कई जगह चाकू लगे। तो साफ जाहिरा तौर पर है कि जो वायलेंस हुआ पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसको चाकू मारने की जो घटना है वो आसपास के लोगों ने की है। तो पुलिस का काम है पहले तो उन लोगों को चिन्हित करना, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो इन्फोर्समेंट की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं पुलिस हेडक्वार्टर पे, उनको उस जगह पे जाके कैंप करना चाहिए, लोगों को समझाना बुझाना चाहिए। और ऐसे समय में एक्सपर्टीज और पुलिस के बड़े अफसरों की जरूरत होती है ग्राउंड जीरो पर, वो अभी तक हालात अभी हमको देखने को नहीं मिल रहे। अब जब शव परिजनों को मिला है पोस्टमार्टम के बाद से, तो वो परिजन नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं, सरकार से कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और उसी शव को जो मसीह इलाका है वहां पर उस चौराहे पर जाकर के उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब पुलिस के लिए हालात जो है वो और चिंताजनक हो गए कि इस भीड़ को कैसे काबू किया जाए, किस तरीके से उनको समझाया जाए। और पुलिस के बड़े अफसर जो है वो अभी फिलहाल ग्राउंड पे हमको किसी भी तरीके से दिखाई नहीं दिए है, लेकिन तमाम जो पहले से ही अधिकारी मौजूद है बहराइच जिले के अंदर, वो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह जी, जो स्थिति बहराइच में देखने को मिल रही है, ये सवाल ये है कि आखिर इस तरीके का जो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, कौन लोग हैं जो इसको खराब करने का विचार कर रहे हैं? तमाम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो करने के लिए कहा गया था, निर्देशित किया गया था कि तमाम त्योहार है, प्रशासन अलर्ट मोड पे रहे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई? अरविंद सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? फिलहाल इस मामले पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको सुना देता है। काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना है, क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकते। अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ, काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस, हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, तो बुलाया जाए। तो लड़के ने आगे, हमारे बड़े भाई राम गोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चली गई उनको। और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी कभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। पूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में कोई घटना इस प्रकार की न हो। हमारे विधायक जी अभी आएंगे महसी, वही
पूरी बात बता सकेंगे, क्योंकि वो मौके पे हैं, वो गए। मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया है, तो क्या मांग है आप लोग? महासमिति के अंतर्गत सभी मूर्तियां हैं, वहाँ की मूर्ति भी महासमिति में, यहाँ की महासमिति में। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मंत्रियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला किया है, शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस पर हमला किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक भी दोषी, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। आज महाराजगंज क्षेत्र दूसरी तहसील में पड़ता है, वहाँ से मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया दूसरे पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पे तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है स्थिति को बहुत तेज़ी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। हमारे वहाँ भी मूर्ति विसर्जन होती है, हम प्रोग्राम सभा में बड़नापुर जाती है। हमें तब मालूम हुआ कि उनके गोली लगे, हमें नहीं मालूम था कि मर गए। यहाँ पर उनके गोली लगी, हम लोग बहराइच गए, वहाँ मरे थे वो, बिल्कुल। बस हमें इतना मालूम है। पूरे शरीर सर यहाँ से यहाँ 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 फिर ये पूरा सीना चलनी है सर। आप देख लिया, बॉडी को आप देख लीजिएगा। ये कोई भारत है, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। और पहली बात तो ये सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। प्रशासन के हाथ पे हाथ रख के बैठा था, उन्होंने खुद उल्टा हिंदुओं पे लाठी चलाई। जिस बंदे ने वो कार्य किया, जो ईटा मारा माता जी के ऊपर, उस बंदे को ना वो पकड़ के लाए। फिर जब वो बंदा उनके घर पे चढ़ा तो उसको गोली मारी। दूसरी बात, जब उसको उठाने गए तो दोबारा फिर फायरिंग की। ये कल हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। जैसे ही हम कस्बा में पहुंचे, हमारे भाई लोग वहां पे खड़े हुए थे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया। हमारे भाइयों ने देखा कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल रोकने का प्रयास किया। उन्होंने छत पे सारे लोग मिलके पत्थर फेंकने लगे। फिर अचानक उन्होंने फायरिंग शुरू किया और भगदड़ मच गई। उन्होंने हमारे भाई को खींच लिया अंदर और 18 से 20 गोलियां वार किया है। और बात कर रहे हो उपद्रवी बचेंगे नहीं, जिस तरीके से बहराइच की ये घटना है, कई सवाल खड़े हो चुके हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हो उपद्रवी बचेंगे नहीं चर्चा से मुद्दे पर। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। और इस मामले पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद जी आवाज आ रही है आपको? आ रही। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर?
हाँ, अभी जस्ट आई है। थोड़ा एक बार फिर से क्वेश्चन कीजिए, क्या पूछ रही हैं? हेलो अरविंद जी, मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये मैडम देखिए, ये भाजपा की सरकार, हमारी पूरी हर जितने भी विपक्षी पार्टी जन हैं, सबके सब हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारा समाज भी कह रहा है कि हमारी भाजपा हिंदू की सरकार है। ये सरकार में भी इतना सब कुछ होने के बाद अगर एक कोई हिंदू धर्म को जो मानने वाला व्यक्ति है, वो अपना भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने में भी अगर बाधा आ रही है, तो सोच लीजिए कि क्या हालत है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे हिंदुओं का क्या होगा कि कहने को तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन हिम्मत देखिए उन अल्पसंख्यक लोगों की कि इतनी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं। जिस माँ को हम इतने दिन 9 दिन व्रत रह के पूजा आराधना किया, उसका जब विसर्जन का वक्त आया तो इतना देखिए कितना घिनौना काम हुआ है। इतनी गोलियां हुई है कि व्यक्ति रामगोपाल का पूरा छलनी कर दिया। ये कितनी मतलब निंदनीय घटना है। कितना किया जाए, कितनी भर्त्सना, और पुलिस की तो इतनी नाकामी वहां दिखी है कि उसकी तो जितनी आलोचना करे उतना कम है। अरविंद जी, लगातार प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये यहाँ कहने वाली बात ही, पुलिस प्रशासन का जो इंस्पेक्टर वहां पे दिखे, चौकी के प्रभारी दिखे, अरे अगर कोई समस्या थी, वहां संवेदनशील मामला था, तो पहले से आप पुलिस बल तैनात करते। तो जो चीज है वो हमारी सरकार है, लेकिन कहीं हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमारे पुलिस प्रशासन की यहाँ कमियां हो तो कहेंगे। यहाँ हमें अगर वो इतना मुस्तैदी से अगर पहले से तैयारी होते तो ये नौबत ना आनी है जैसे आती। ठीक है, लेकिन आप बीजेपी नेता हैं, आप मुझे ये बताएंगे आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी है पूरा, हम सब पूरे साथ सब चल रहे थे, सबके सब एक लय में चल के माँ का आराधना करते हो, माँ का जयकारे करते हुए चल रहे हैं। उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व ऐसे आ जाते हैं जो पथराव चालू कर देते हैं। पथराव चालू करने के बाद गाली गलौज हो गया, गाली गलौज होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि वो हथियार से लैस मिले। जब उनके घर में कोई हथियार है तब तो कोई दाग पाएगा, काहे नहीं हिंदू तुरंत दाग दे कोई गोली? क्यों नहीं हिंदू किसी को मार दे तुरंत? ज्यादा से ज्यादा घर में हिंदू घुसेगा तो डंडा ढूंढे नहीं मिलता, ये तो हालत होती है। और उनके यहाँ सब चीज पहले से तैयारी रखी रहती है। ये देखिए, ये हमारे समाज की विडंबना है कि और उसके बावजूद हमारे विपक्षी कुछ बंदे ऐसे हैं जो उनकी पूजा अर्चना करते कभी थकते नहीं है। दिन रात विपक्षी वाले, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सफाई हो, पूजा अर्चना लिए अगरबत्ती उनको थाली सजाए उनकी पूजा ही किया करते हैं। अरे जो अपराधी है, जो उसकी आलोचना करना सबका कर्तव्य है। देश को अगर हमें सुरक्षित रखना है, समाज को अगर सुरक्षित रखना है, तो हम केवल भाजपा ही उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हर व्यक्ति का। लेकिन हमारे यहाँ समाज में ऐसी विडंबना है, विपक्षी चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि नहीं उनकी तो पूजा आरती करेंगे, कि वो अगर कोई गलत काम भी करेंगे तो उनको हम हमेशा अगरबत्ती पूजा आरती ही करते रहेंगे कि नहीं आप प्रथम पंक्ति में, हम पीछे खड़े रहेंगे। चंचल यादव जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मैडम, इस जो डिबेट का विषय है उस पर मैं आऊंगा। अभी कल जो है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, भारत बीमार मानसिकता का गुलाम, जहां बलात्कारियों को बचाने के लिए रैलियां व सम्मान समारोह कराए जाते हैं। ऐसी मानसिकता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अपने जो अपने उसके अधिकार हैं, जो अपने ऊपर आरोप लगे, उससे बचना चाहती है। आप बताओ, इन्हीं के शासन में दंगा हो रहा है, इन्हीं के हमारे बीजेपी के साथी बैठ करके चैनल पे कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमारे घर में डंडा नहीं मिलता है, उनके घर में। अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, चूंकि जो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है पूरी तरीके से 2024 में जनता ने पूरा पिट दिया। चाहे वो अयोध्या रहा हो, चाहे बादा रहा हो, चित्रकूट रहा, पूरे देश में इतने प्रभु श्री रामचंद्र से जगह से जुड़ी हुई चीज थी। इवन की जो ट्रस्ट के मालिक है नृपेंद्र मिश्रा जी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मालिक नृपेंद्र मिश्रा जी के सुपुत्र साकेत मिश्रा भी श्रावस्ती से चुनाव हार गए। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी से लैस मात्र का भी अगर किसी का कोई संबंध रहा है उस जन्मभूमि से, ट्रस्ट से, वो सबके सब लोग हारे और मानने वाले। दूसरी बात में आता हूं, तो जब ये हिंदुत्व एजेंडा इनका पिट गया है, हिंदू मुसलमान शमशान रमजान अजान कब्रिस्तान करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखाया कि बताओ हमारे रोजगार के बारे में बात कब करोगे, हमारी जो है महंगाई भ्रष्टाचार के बारे में बात कब करोगे, और आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य आधार में लटक रहा है। किसानों की इतनी समस्याएं हैं, जो है महिलाएं, उत्तर प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 है,
कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति कायम हो चुकी है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जहां पर आए दिन लगातार ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार ना होते हों, और आपको सुनकर के ऐसी कई सारी घटनाएं होंगी जो आपको आश्चर्यचकित करेंगी। आप सोचिए, इसी हिंदुस्तान में के जेल के अंदर एक बैठा हुआ व्यक्ति लोगों के नाम की सुपारी देता है और कहता है मैं फला को मारूंगा, फला को मरवाता है। वो क्या करेंगे ये लोग? इनके बस का कुछ भी नहीं रह गया है। ना तो उत्तर प्रदेश संभलना है, ना तो सेंटर संभलना है इनसे। आदरणीय अमित शाह जी बस केवल मौन धारण करके बैठे हुए हैं। उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलने वाली है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखो, मैंने आपको आंकड़े बताए कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, और आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, बद से बदतर हालात से गुजर रहा है ये प्रदेश। और आपको बता दें, ये अभी मुख्यमंत्री जी ने 10 जून तक। मेरा सवाल ये है कि अगर आप बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा राजनीति नहीं कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। क्या है, सुनिए मैडम, विपक्ष की सशक्त क्या है? विपक्ष के लोग सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। चंचल जी, आप आईना नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आईना तो आप तब दिखाएंगे ना जब आप सच्चाई का साथ देंगे। आईना आप तब दिखाएंगे। आप इस तरीके से आईना नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बैठकर। अब मैडम समाजवादी लोग जो है हमेशा विकास की बात करते हैं, हमेशा डेवलपमेंट की। सर, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को भी जानती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जानती हूँ बहुत बेहतर तरीके से। देश में जो है 3 लोग, वो नौजवान, किसान और जो हमारा जो है व्यापारी, 3 लोग जो है देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इन तीनों लोगों के लिए अगर आप देखें, हमारी सरकार ने पहले, अगर पुलिस को सशक्त करने की बात करेंगे, आज डायल 100 गांव-गांव घूमती आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। वुमेन पावर लाइन, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, महिला को पहले थाने जाना पड़ता था, आज उस व्यवस्था से अगर किसी ने दूर करने का काम किया तो कम से कम एक बहन को अगर कोई घटना घटती है तो अपने घर से 1090 को फोन करती है और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस कलेक्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती है। एक दूरदर्शिता वाले ऐसे नेता की देन थी कि जो वुमेन पावर लाइन से लेकर के डायल 100 लेके आए हम लोग। लेकिन ये भाजपाई ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। ये केवल, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका बस केवल है धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, और तो और बताओ, चैनल में बैठ करके कह रहे हैं कि ये हिंदूवादी सरकार है। अरे मित्र, मत भूलो, संविधान की शपथ लेकर के हमारा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। इस घमंड में मत रहो कि हिंदू की सरकार है, मुसलमान की सरकार है। अरे मेरे भाई, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और मैडम पता है, जो लोग, ठीक है चंचल जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं उपद्रवी बचेंगे नहीं। जिस तरीके से बहराइच की ये घटना, हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। उपद्रवी बचेंगे नहीं, जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुई, फायरिंग हुई और मौत के ये जो मामले मौत का सामने आया, इससे जो माहौल है वो पूरी तरीके से अशांत हो चुका है। अफरा तफरी का माहौल और आगजनी का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। डीजे बजाने को लेकर कहा जा रहा है पूरा विवाद हुआ, गोली लगने से मौत हुई और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान का यह पूरा वाकया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है। माहौल पूरी तरीके से अशांत हो चुका है और एक की मौत और इससे पूरा हंगामा। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही चंचल यादव भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार हैं पीयूष त्रिपाठी जी। जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया, लगातार पहले से हिदायत दी जाती है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती रहती है, बावजूद इसके इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे, अरविंद सिंह जी का, क्यों?
मैडम जरूर कहीं न कहीं कमियां हैं, तभी ऐसी घटनाएं घटी है। जब संवेदनशील जगह थी तो उस पर जरूर अपना चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, कहीं न कहीं मार्च होना चाहिए। और अगर कुछ उनको संदिग्ध लगता, जिस हिसाब से उनके घर में ऐसे अवैध असलहे रखे हुए थे और उसका प्रयोग उन्होंने किया और इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, अगर ये तत्परता दिखाते तो नौबत क्यों आती। उनको जहां जहां संदिग्ध था उस रास्ते से निकलने, पूरे रास्ते की छानबीन होकर उनके घर के अगर छानबीन हो जाती है, आने जाने वाले व्यक्तियों को अगर निशानदेही करके उनको मजबूती दिया जाता तो नौबत क्यों आती। तो गलती तो है ही प्रशासन की, वहां लोकल प्रशासन ने गलत तो किया ही किया। बिल्कुल। तो एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर अक्सर जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है तो एक प्रशासनिक लापरवाही देखी जाती है। हालांकि अब यहाँ पर जो हरदी थाने के प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। उन लोग को पुलिस अध्यक्षा महोदय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, लेकिन और भी जो कुछ विसंगतियां हैं उनको सब ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की हम लोग जरूर अपेक्षा करते हैं कि और मजबूत कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो, जिससे हम सब सुरक्षित रह सके, पूरा हमारा समाज सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे धार्मिक मामलों पे ऐसी कोई उन्माद ना उठने पाए कि जिससे कि कोई क्षति हो हमारे समाज को और उसके कोई उन्माद फैले, कोई बड़ा मामला फैले, अंत में परेशान होना पड़ता सबको। आवाजाही, पूरा यातायात प्रशासन कल रात में पूरा डिस्टर्ब हो गया। ये बात आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सख्ती सूबे के मुखिया दिखाते हैं वो सख्ती धरातल पर नजर नहीं आती है, या प्रशासनिक आला अधिकारियों के जहन में वो सख्ती का खौफ नहीं है? चेतावनी देते रहते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तेज तर्रार हमारे इससे अभी तक का जितना इतिहास है पूरे भारत देश में देख लीजिए, इतना तेज तर्रार और दिन रात मेहनत करने वाला, पूरे जनता के लिए समर्पित रहने वाला, जो इतने अल्प समय के लिए जो सोता हो, पूरा समय समाज को देता हो, ऐसा महान व्यक्ति वो ना मिला है ना मिलेगा। और उसका अनुसरण करने के लिए लगातार हम सब जो भी होता है, लेकिन एक महान व्यक्ति से समाज का उद्धार नहीं होने वाला ना अरविंद सिंह जी, इस बात को भी समझना होगा। अगर सिस्टम बनाया गया है, सिस्टमैटिक ढंग से सिस्टम काम करेगा तो मुझे लगता है ये अराजकता का माहौल नजर नहीं आएगा। चंचल यादव जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। चंचल यादव जी, जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया और इसमें थाना प्रभारी को महज सस्पेंड कर दिया गया, क्या ये कार्रवाई काफी है और पहले से सतर्कता क्यों नहीं प्रशासनिक स्तर पर? मैडम, ये कार्रवाई एकदम नाकाफी है, काफी नहीं नाकाफी है। ये केवल और केवल जो है दिखावे के लिए किया गया है, जबकि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आला अधिकारियों की है। जब ये इतना बड़ा जुलूस निकलने वाला था, उसके लिए उससे पहले सारी प्लानिंग करनी चाहिए थी। और डीजे, मैं आपको बता दूं, डीजे बहुत बड़ा आज के समय में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं किसी एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, डीजे एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय में हर समाज के लिए। इतने बड़े बड़े डीजे आ गए, मतलब आप अगर इस चौराहे पे बजाओगे तो अगला चौराहा तक आदमी का जो है कान फटता है। और ये नौजवान लड़के जो है ये सब चीज भूल जाते हैं। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्ती नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतनी भीड़ में इतने ज्यादा जुलूस लोग लेके जा रहे थे तो कम से कम पर्याप्त प्रशासन की व्यवस्था, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार इतनी लापरवाह सरकार है, ये चाहती है कि हिंदू हिंदू मुसलमान लड़े, जाति से जाति में लोग लड़े। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही रहा है। हमारे बीजेपी के साथी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का महिमा मंडन कर रहे थे। मैं लखनऊ के अंदर बैठा हूं, बहराइच की घटना आपको बता दूं मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, गोंडा बहराइच से ऐसे कम से कम सैकड़ों पेशेंट प्रतिदिन लोहिया में आते हैं, पीजीआई में, केजीएमसी में, जिनको बेड नहीं मिलता है, लोग मर जाते हैं। और इनके मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे भी नहीं सो पाते इनके मुख्यमंत्री, और उनको बेड नहीं मिल पाता। जान लीजिए, एक भी 50 बेड का भी अस्पताल इस सरकार ने लखनऊ नहीं बनाया। और आप बताएं, इसी लखनऊ के अंदर 50 बेड भी कहीं नहीं बनाया इन्होंने। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के नेता को, बता दें लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया आप लोगों ने। केवल जुमलेबाजी करने के लिए बैठते हो चैनल पे आप लोग, एक भी पैसे की आप लोगों को क्या नाम है डेटा नहीं होता है, केवल फेक बातें, महिमा मंडन करना है। जैसे दरबारी कभी पहले हुआ करते थे राजाओं महाराजाओं के यहाँ, वो कि महाराज जी आप ही सब कुछ हैं, महाराज जी, न कोई ऐसा आया, न कोई हुआ, न कोई होगा, यही सब महिमा मंडन करते रहते हो आप लोग। अरे बताओ उनको, जनता की समस्याओं के बारे में बोलो। मुझे अच्छा लगा अरविंद भाई, आपने स्टार्टिंग में कहा कि शासन प्रशासन की नाकामी थी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये बात जब आप बोलते हो, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे बता दो लखनऊ की संख्या की, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, आपने लग रहा है रामनगर लोहिया में कितने बेड हैं आप बता दो, अगर जानते होंगे तो। लोकमान, अरे भाई, अरे सुनो अरविंद जी, सुनो, आप बेड की संख्या बता, आप 50 बता रहे हो, कितनी है? अगर आपको थोड़ा भी मैं पूछ रहा हूँ, 50 बेड कहीं बनाया मुझे बता दो। सुनो मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए, अब जवाब ले लो, सुन लो भाई।
ठीक है, अब आप अपनी बारी चंचल बोलना, यादव सुन लो जी। पहले मेरी बात को। इस बात अपनी बारी का बोलना, ख्याल सुनो मुझे पहले। लगता है विपक्षियों को भी रखना चाहिए। हर एक मसले पर राजनीति करना जरूरी नहीं होता। मेरी बात आप इनका जवाब ले लीजिए। सुनिए, मैं बता दूं आपको, नोट करो, आपने नोट कर लो। सुनो, लोहिया का अंकोलॉजी भवन का उच्चीकरण किया, उसके अलावा लोहिया का एकेडमिक ब्लॉक अलग से बनाया, इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, इसके अलावा पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। सुन लो भैया, सुन लो पहले। अरे भाई सुन लो, अभी शुरू किया हूं, सुन लो भाई, सुनो ना पहले यार, पर सुनो पहले। ठीक है चंचल यादव जी, जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। चंचल यादव जी, सागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल बक्सी तालाब विधानसभा बनाया। इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो जो बलरामपुर हॉस्पिटल में 400 बेड का उच्चीकरण करने का काम किया। ये मेडिकल के क्षेत्र में केवल राजधानी में इतने बड़े काम हुए, और ऐसे तमाम काम हैं। अगर आप चिन्हट के सीएससी को 30 बेड बढ़ाने का काम किया, ऐसे तमाम ऐसे काम है जिसपे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किए। लेकिन आप, मैं बताता हूं, आप ही नहीं, आप तो छोड़ दो, आप बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं, बता दो कहीं लखनऊ में 50 बेड का अस्पताल बनाया हो आपने? कोई नाम से बनाया हो आपने? केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी का कोई काम आता है? चलिए ठीक है, आगे अगर जनता ने आपको मौका दिया, समाजवादी पार्टी को मौका मिलता है, तब भी आपसे सवाल पूछेंगे। और पूर्ववर्ती सरकार में जब आपकी सत्ता थी तब किस तरीके के हालात थे चंचल यादव? अगर किसी को उंगली दिखाते हैं तो अपने तरफ क्या इशारा जाता है, इस बात को भी जहन में रखना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में होने के नाते सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मामलों पर राजनीति से थोड़ा सा परे बात करनी चाहिए कि आखिर ये सांप्रदायिकता का माहौल बना क्यों? क्या जिम्मेदारी थी प्रशासनिक आला अधिकारियों की? डीएम की क्या जिम्मेदारी थी? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया तो इस तरीके का माहौल क्यों बना? हालांकि वो बात अलग है कि अभी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, आगे बैठक भी बुलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है प्रशासनिक आला अधिकारियों की। क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी नारायण जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, जब इस तरीके का कोई भी जुलूस निकलता है तो प्रशासनिक आला अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उस जिम्मेदारी को बखूबी यहां पर निभाया गया? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो कमी है वो तो दृष्टिगोचर है, इस परिप्रेक्ष्य में कि जो जुलूस का रूट होता है उसकी पूरी रैगी कर देनी चाहिए थी। तो देख लेना चाहिए था कि यहाँ पे किस प्रकार के एलिमेंट हैं, असामाजिक व्यक्ति कौन कौन है, या किनके खिलाफ पहले से मुकदमे लिख चुके हैं, उन लोगों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, उन पे इंक्वायर कर लेना चाहिए था। तो ऐसे जगहों पर जहां जहां से संभावना होती है कि वहां पर हो सकता है, वहां पर ये सब किया जाना चाहिए था। लेकिन जो मूल तत्व है, ये सब घटनाएं होती ही क्यों है, बिल्कुल इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो जो भी हो, सत्य से आंख मूंद करके और शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन बालू के ढेर में छिपाए बैठे रहेंगे, तब तक मूल समस्या को न ही समझना चाहेंगे और न ही इसका समाधान निकालेंगे, न निकाल सकते हैं। जब तक समस्या का मूल समस्या नहीं समझेंगे तब तक कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। मेरी नजर में जो मूल तत्व है, जो समझने की जरूरत है कि हमारा देश का संविधान कांग्रेस के छत्र छाया में बना था, और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की है यह प्रबुद्ध नागरिकों को पता है। जो मूल तत्व है कि आप देखिए कि हमारे देश में जब राइट टू इक्वलिटी दे दिया गया, तो फिर माइनॉरिटी के लिए अलग से प्राविधान क्यों दिया गया? और अगर दिया गया तो माइनॉरिटी डिफाइन क्यों नहीं किया गया? आज स्थिति यह हो गई है कि देश की द्वितीय सबसे बड़ी जनसंख्या अपने को माइनॉरिटी क्लेम करती है। मैं ध्यान दीजिएगा, द्वितीय सबसे बड़ी जनसंख्या अपने को माइनॉरिटी क्लेम करती है, और क्लेम अपने आप करती है, कहीं पे लिखा नहीं है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, बिल्कुल, लेकिन मान लिया गया है। इसीलिए जो बेसिक मूल तत्व है उस पे ध्यान दें, हिट करें। तीसरा जो बिंदु बनता है वो है एजुकेशन। सार्वभौमिक एजुकेशन की व्यवस्था भारत में क्यों नहीं की गई? अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं, अलग अलग एजुकेशन हो रही है, एक्चुअल एजुकेशन भी नहीं हो रही है कहीं पर। तो प्रश्न उठता है कि जब पूरा देश एक है, संविधान एक बनाने का प्रयास किया गया, सब नागरिक एक हैं,
तो शिक्षा एक क्यों नहीं? इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस दिन न्यायपालिका में भी चुस्ती दुरुस्ती की जरूरत है कि जब तक न्यायपालिका से समय से निर्णय नहीं हो जाएगा, ये 32 साल और 33 साल और 20 साल बाद निर्णय होंगे, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता। और इस घटना को आप अकेले क्यों देखते? फिर किस पर होगी सर? राजनीति किस पर होगी? लक्ष्मी नारायण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन ये देश का जो जगह जगह परचून की दुकान की तरह है, प्राइवेट जो विद्यालय खुल चुके हैं, किस तरीके से एक्टिविटी के नाम से धन उगाही की जाती है, फीस ली जाती है, प्राइवेट विद्यालयों पे खुलने पे आपत्ति नहीं है। एजुकेशन पढ़ाया क्या जाता है? कल को मान लीजिए मैं कट्टा बम बनाने का स्कूल खोल दूं, बिल्कुल, तो क्या ठीक है? उचित है? नहीं ना उचित है। तो क्या पढ़ाया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना चाहिए। एग्जैक्टली क्या करिकुलम होगा, ये एग्जैक्टली तय होना चाहिए। उसके लिए तो सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। और जाहिर सी बात है, जब सुधार आएगा तो हर अधिकारी का बच्चा भी वहां पर पढ़ेगा, हर राजनेता का बच्चा भी पढ़ेगा, और इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिलेगा, एक समानता देखने को मिलेगी। लेकिन ये संभव नहीं है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है। जी चंचल यादव जी। देखिए, मैं लक्ष्मी सर का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत सी बात कही। एक बात का मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी का अगर आप लक्ष्मी सर आपने अगर रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर इनके बजट उठा के देखिए, ये सरकार पिछले 10 से 11 सालों में हमेशा शिक्षा का समाजवादी पार्टी की सत्ता स्थापित होगी तो ऐसा संभव होगा। चंचल यादव जी इस बात का आश्वासन देंगे? हाँ, एकदम मैं बता रहा हूँ, हम लोग इस बात के पक्षधर हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, 1 नेशन 1 इक्वलिटी, हम एक समानता होनी चाहिए। समाजवाद की परिभाषा यही है मैडम, हम लोग समता मूलक समाज की बात करते हैं, हम लोग सबको समान की बात करते हैं। आप सोचिए, अगर हम लोगों ने झोपड़ी में अगर लैपटॉप दिया है, तो जो है क्या नाम, झोपड़ी के जो मंडई में झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को भी लैपटॉप दिया, गरीब आदमी अमीर आदमी बच्चे को लैपटॉप मिला है, जिन लोगों ने इंटर में पढ़ाई करी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग समाज को बराबर की बात करते हैं। लेकिन आज बीजेपी का एजेंडा देखिए, बीजेपी एजेंडा क्या है? आपसे जो प्रधानमंत्री सवाल पूछा जाता है कि गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जवाब क्या आता है? कितना हास्यास्पद बयान। मैं तो आपको मतलब कोई भी आदमी ऐसे बोल सकता है। चलिए, चूंकि समय कम है, चंचल यादव जी चलते चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जान लेते हैं कि इस तरीके का माहौल ना बने, सांप्रदायिकता का, और ये हंगामे की तस्वीरें ना सामने आए, इस तरीके से ऐसे माहौल में लोगों की जान ना जाए, इसके लिए क्या स्टैंड होगा? हालांकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले रूबरू करा देते हैं बड़ी खबर से। होती है कि वहां पर हो सकता है, वहां पर ये सब किया जाना चाहिए था, लेकिन जो मूल तत्व है, ये सब घटनाएं होती ही क्यों है, बिल्कुल इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो जो भी हो, सत्य से आंख मूंद करके और शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन बालू के ढेर में छिपाए बैठे रहेंगे, तब तक मूल समस्या को न ही समझना चाहेंगे और न ही इसका समाधान निकालेंगे, न निकाल सकते हैं। जब तक समस्या का मूल समस्या नहीं समझेंगे, तब तक कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। मेरी नजर में जो मूल तत्व है, जो समझने की जरूरत है कि हमारा देश का संविधान कांग्रेस के छत्र छाया में बना था, और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की है, यह प्रबुद्ध नागरिकों को पता है। जो मूल तत्व है कि आप देखिए कि हमारे देश में जब राइट टू इक्वलिटी दे दिया गया, तो फिर माइनॉरिटी के लिए अलग से प्राविधान क्यों दिया गया? और अगर दिया गया तो माइनॉरिटी डिफाइन क्यों नहीं किया गया? आज स्थिति यह हो गई है कि देश की द्वितीय सबसे बड़ी जनसंख्या अपने को माइनॉरिटी क्लेम करती है। मैं ध्यान दीजिएगा, द्वितीय सबसे बड़ी जनसंख्या अपने को माइनॉरिटी क्लेम करती है, और क्लेम अपने आप करती है, कहीं पे लिखा नहीं है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, बिल्कुल, लेकिन मान लिया गया है। इसीलिए जो बेसिक मूल तत्व है उस पे ध्यान दें, हिट करें। तीसरा जो बिंदु बनता है वो है एजुकेशन। सार्वभौमिक एजुकेशन की व्यवस्था भारत में क्यों नहीं की गई? अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं, अलग अलग एजुकेशन हो रही है, एक्चुअल एजुकेशन भी नहीं हो रही है कहीं पर। तो प्रश्न उठता है कि जब पूरा देश एक है, संविधान एक बनाने का प्रयास किया गया, सब नागरिक एक हैं,
तो शिक्षा एक क्यों नहीं? इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस दिन न्यायपालिका में भी चुस्ती दुरुस्ती की जरूरत है कि जब तक न्यायपालिका से समय से निर्णय नहीं हो जाएगा, ये 32 साल और 33 साल और 20 साल बाद निर्णय होंगे, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता। और इस घटना को आप अकेले क्यों देखते? फिर किस पर होगी सर? राजनीति किस पर होगी? लक्ष्मी नारायण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन ये देश का जो जगह जगह परचून की दुकान की तरह है, प्राइवेट जो विद्यालय खुल चुके हैं, किस तरीके से एक्टिविटी के नाम से धन उगाही की जाती है, फीस ली जाती है, प्राइवेट विद्यालयों पे खुलने पे आपत्ति नहीं है। एजुकेशन पढ़ाया क्या जाता है? कल को मान लीजिए मैं कट्टा बम बनाने का स्कूल खोल दूं, बिल्कुल क्या ठीक है, उचित है? नहीं ना उचित है। तो क्या पढ़ाया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना चाहिए। एग्जैक्टली क्या करिकुलम होगा, ये एग्जैक्टली तय होना चाहिए। उसके लिए तो सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। और जाहिर सी बात है, जब सुधार आएगा तो हर अधिकारी का बच्चा भी वहां पर पढ़ेगा, हर राजनेता का बच्चा भी पढ़ेगा, और इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिलेगा, एक समानता देखने को मिलेगी। लेकिन ये संभव नहीं है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है। जी चंचल यादव जी। देखिए, मैं लक्ष्मी सर का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत सी बात कही। एक बात का मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी का अगर आप लक्ष्मी सर आपने अगर रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर इनके बजट उठा के देखिए, ये सरकार पिछले 10 से 11 सालों में हमेशा शिक्षा का समाजवादी पार्टी की सत्ता स्थापित होगी तो ऐसा संभव होगा। चंचल यादव जी इस बात का आश्वासन देंगे? हाँ, एकदम मैं बता रहा हूँ, हम लोग इस बात के पक्षधर हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, 1 नेशन 1 इक्वलिटी, हम एक समानता होनी चाहिए। समाजवाद की परिभाषा यही है मैडम, हम लोग समता मूलक समाज की बात करते हैं, हम लोग सबको समान की बात करते हैं। आप सोचिए, अगर हम लोगों ने झोपड़ी में अगर लैपटॉप दिया है, तो जो है क्या नाम, झोपड़ी के जो मंडई में झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को भी लैपटॉप दिया, गरीब आदमी अमीर आदमी बच्चे को लैपटॉप मिला है, जिन लोगों ने इंटर में पढ़ाई करी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग समाज को बराबर की बात करते हैं। लेकिन आज बीजेपी का एजेंडा देखिए, बीजेपी एजेंडा क्या है? आपसे जो प्रधानमंत्री सवाल पूछा जाता है कि गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जवाब क्या आता है? कितना हास्यास्पद बयान। मैं तो आपको मतलब कोई भी आदमी ऐसे बोल सकता है। चलिए, चूंकि समय कम है, चंचल यादव जी चलते चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जान लेते हैं कि इस तरीके का माहौल ना बने, सांप्रदायिकता का, और ये हंगामे की तस्वीरें ना सामने आए, इस तरीके से ऐसे माहौल में लोगों की जान ना जाए, इसके लिए क्या स्टैंड होगा?